नमस्कार मित्रों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब बात करेंगे भारत की भारतीय भू आकृति के विषय में। और भारतीय भू आकृति में हम सब आज उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के विषय में विशेष रूप से परिचर्चा करेंगे, जिसमें उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस हिमालय, काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, आपको जो है कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो इन सब के विषय में आज परिचर्चा आपसे होगी। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कुबर एक जर्मन भूगर्भ शास्त्री थे। कुबर का आपको प्राचीनतम सिद्धांत या कुबर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, जिसे भूसन्नी के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि पेंजियन काल में के बाद आपको जो है कि धरातल दो भागों में विभाजित हुआ और बीच का भाग जो था वो सागर के रूप में, यानी विश्व में एक महाद्वीप था और एक महासागर था। उस महाद्वीप पर वर्षा होते और सारे पानी उसी महासागर में जाते, जिसे टेथिस सागर के नाम से संबोधित किया गया है। समय और काल का चक्र बदला, परिस्थितियां बदले, पृथ्वी के अंदर आपको भू आंतरिक परिवर्तन हुआ और उसी आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप आपको जो है कि आपको जो प्लेटें हैं आपस में टकराने के फलस्वरूप, जब दो प्लेटें पृथ्वी का जो धरती है महाद्वीप का दो भागों में आपको विभाजन हुआ, ठीक ना। तो विभाजन के बाद जब ये प्लेटें टकराई तो नीचे का जो गड्ढा था वो गड्ढा भरा, और भरने के बाद जैसे आप कभी भी गुब्बारा है ना, गुब्बारा में पानी भर लो और गुब्बारे को दबाओ तो नीचे से ऊपर की ओर उठ जाता है। इसे ही आप एक तरह से सामान्य तरीके से भूसन्नी का सिद्धांत के रूप में देख सकते हो, ठीक ना। तो ये आपको यही सिद्धांत के तहत हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय एक आपको नवीन मोड़दार पर्वत है और इसके विषय में आइए हम सब परिचर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय जो कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और भारत को उत्तर क्षेत्र से सुरक्षित करता है, ठीक ना। इसका विस्तार जो है दुनिया की ये सबसे आपको लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से तीसरे नंबर पे आती है। ये इसकी लंबाई जो है हिंदू कुश पर्वत की श्रेणी से लेकर आपको जो है कि म्यांमार तक इसका विस्तार हुआ है, ठीक ना। तो ये मेसमी पहाड़ी के साथ जुड़े हुए गारो, खासी, जयंतिया, यहां तक कि इवन अंडमान निकोबार का क्षेत्र भी ये कहा जाता है कि इसका भी निर्माण आपको हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत ही हुआ है। तो ये बहुत आपको कहानियां हैं, बहुत बातें हैं। आप एक एक करके हम सब सीक्वेंस के रूप में आइए देखते हैं, समझते हैं। तो हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित है, जिसमें हिंदी का कोर्स सामान्य तरीके से आपको जबरदस्त पढ़ाया गया है। ये आपको नितिन सर ने इस कोर्स को पढ़ाया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और मात्र 999 रुपए में हिंदी के बादशाह के साथ आप रूबरू होंगे और उनसे मिलेंगे, पढ़ेंगे। ये बातें आप याद रखो। साथ ही साथ आपको यूपी टेट का बैच, जो कि 999 रुपए में यूपी टेट का बैच आपको मिलेगा। आप इसे जरूर से पढ़िए। शानदार तरीके से आपको ये श्रृंखला आपको दी जा रही है। वहीं आप देखोगे तो 1799 रुपए में सुपर टेट की क्लास आपको उपलब्ध है। सुपर टेट की क्लास को भी आप जबरदस्त तरीके से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी इसी रूप में करते रहिए। शानदार तरीके से आप सब जुड़े रहिए। आरो की ये हिंदी की श्रृंखला है, हिंदी है। आप जरूर से इसे परचेज करिए और जो विद्यार्थी आरो देना चाहता हो और अपना 60 मार्क्स जो है मुफ्त में लेना चाहता हो तो वो हिंदी के बादशाह के साथ जरूर मिले और अपनी तैयारी जारी रखें। वीडियो मॉक टेस्ट 249 रुपए में आपको संस्था उपलब्ध कराती है। आप इसे भी परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आइए भारतीय भू आकृति के विषय में हम सब परिचर्चा
करते हैं कि किस तरीके से भारतीय भू आकृति का निर्माण आपको हुआ। तो भारत के क्षेत्रफल का 11% भाग जो है ये पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, वहीं 18% जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, 28% जो है ये पठारी क्षेत्र है और 43% मैदानी भाग आपको माना जाता है। ठीक ना। आर.एन. सिंह ने अपनी पुस्तक इंडिया ओरिजिनल जियोग्राफी में भूगर्भिक संरचना, भौतिक आकृति और स्थिति के आधार पर भारत को 4 भागों में विभाजित किया है। वैसे आजकल एनसीईआरटी में आपको 6 भाग भी मिलने चालू हो गए हैं। ये आपको जो है तटीय मैदान को अलग कर दिया गया है और महाद्वीप को अलग कर दिया गया है। तो इसमें आपको जो है इसे 5वां, आजकल एनसीईआरटी में इसे 5वां कर दिया गया है और 6वां के रूप में आप देखोगे बेटा तब आपको मिलेगा मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में ये 6 भागों में एनसीईआरटी की नवीन श्रृंखला में ये आपको मिलेगा। एनसीईआरटी के नवीन श्रृंखला में आपको इस बात का जिक्र मिलेगा। लेकिन मैं आपको जो है महान विद्वान आर.एन. सिंह के इंडिया आपको ओरिजिनल जियोग्राफी में जो भारत का जिक्र विभाजन किया गया है वो मुख्य रूप से इन्हीं 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए आइए आगे हम लोग देखें। अब आइए आज हम लोग पहला ही भाग चर्चा करेंगे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के विषय में। आज हम सब सिर्फ चर्चा किस पर करेंगे? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग जो है 2 भागों में विभाजित करेंगे। देखिए आइए देखते हैं। ये देखिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक ना, हिमालय की उत्पत्ति आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत को किसने दिया था? तो हैरी हैंस महोदय ने। हैरी हैंस महोदय के द्वारा प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो है ये दिया गया था और इस धरातल को कुल 6 प्लेटों में मुख्यतया 6 प्लेटों में विभाजित किया गया है। वैसे तो 100 से अधिक प्लेटें हैं, लेकिन 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों के रूप में आपको हैरी हैंस ने आपको विभाजित किया। यह विश्व के आपको नवीन मोड़दार पर्वत या जिसे हम बलित पर्वतों में से एक माना जाता है। ये आपको यानी हिमालय के विषय में, हिमालय जो है ये एक महत्वपूर्ण बातें और याद कर लो, इसकी विषय में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ये आपको जो है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की लंबाई वाले सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में हम इसे जानते हैं हिमालय को। तो ये बात भी आप सब याद कर लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये आप याद रखो। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय है, कभी वहां पे तेथिस नामक सागर हुआ करता था। यानी तेथिस सागर नामक समुद्र एक विशाल समुद्र था पेंजिया काल में, ठीक ना। ये बात आप जिक्र कर। भूगर्भिक काल के अनुसार हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण इयोसीन काल यानी टर्सरी युग में हुआ। इयोसीन काल यानी टर्सरी युग में आपको इसका निर्माण हुआ। केटू या गाडविन आस्तीन काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम में सिंधु के महाखंड से पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक ये 2400 किलोमीटर में आपको फैला हुआ है। ये भारत की बात है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, आइए वर्गीकरण के आधार पर हम लोग जो है हिमालय के श्रेणियों को 2 भागों में विभाजित किए हैं। ये इसे भूगर्भवेताओं ने 2 भागों में विभाजित किया। एक आपको ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं और दूसरा हिमालय पर्वत समूह। बातें करेंगे हम सब
ट्रांस हिमालय के विषय में। ट्रांस हिमालय या इसे ही तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य विस्तार जो है जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर हिमालय के उत्तर में आपको जो है इसकी कुल लंबाई आपको 965 किलोमीटर के आसपास आपको जो है ट्रांस हिमालय की लंबाई मानी जाती है। यानी आप जब जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र ऐसे देखोगे, ये पूरा भारत ऐसे ये जो है, तो ये इसकी लंबाई आपको यही इसी क्षेत्र में आपको जो है इसकी लंबाई आपको मिलेगी, ठीक ना। तो इसकी कुल लंबाई ये ट्रांस हिमालय है, ठीक ना। ट्रांस हिमालय के रूप में इसे हम लोग याद करेंगे। और ये ट्रांस हिमालय आपको जो है इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो 965 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई आपको आती है। ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी आदि इसके अंतर्गत आती है। इसका निर्माण विद्वानों ने ऐसा कहा कि आपको जो है ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण के पूर्व हुआ है, यानी हिमालय से पहले यह पर्वत श्रृंखला विद्यमान थी, जिसे हम तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अपनी हिंदी जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था के द्वारा लिखी गई है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। मात्र 299 रुपए में ये आपको अपनी हिंदी उपलब्ध है। आप इसे जरूर से खरीद सकते हैं। वीडियो की शानदार श्रृंखला आप जो है 199 रुपए में इसे आप मंगा सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िए। जबरदस्त तरीके से वीडियो आपको लिखा गया है। वीडियो एक बार पढ़ेंगे, ये आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको सारी बातें जबरदस्त तरीके से समझ में आएंगी। चीजों को आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको कहीं से कोई कठिनाई नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसके साथ ही इसमें आपको प्रैक्टिस सीट भी दिया गया है फ्री में। ये आपको क्या है, फ्री में आपको प्रैक्टिस सेट भी है और जरूर से प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। नेक्स्ट देखिए, पेट कम्बो बुक, इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ 50 रुपए में आपको उपलब्ध है और ये 300 में है। आरो यारो की ये हिंदी की बुक है, ठीक ना, हिंदी। आप इसे भी खरीद सकते हैं और देख सकते हैं। कम्बो बुक आपको जो है लेखपाल की जबरदस्त तरीके से, तो ये याद रखिए शानदार श्रृंखला है आप सबके लिए। इसके लिए किसी तरह का कोई भी होम डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। यदि कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर मुझे किताब मंगानी है, तो किताब के लिए 7007734525 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने किताब के ऑर्डर को मंगा सकते हैं। आइए हम सब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की प्रथम श्रेणी काराकोरम श्रेणी के विषय में। काराकोरम श्रेणी जो है ये भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला है। ये आप जब भारत आएंगे तो ये मुझे बहुत अच्छा मैप नहीं बनाने आता, इसीलिए तो मैं ज्योग्राफी बहुत कम पढ़ाता हूं, ठीक ना। तो ये जो विस्तार है, ये विस्तार यही काराकोरम श्रेणी का विस्तार आपको माना जाता है। बच्चों जैसा भी मुझे डायग्राम नहीं बनाने आता, ठीक ना। ये जो भी है ऐसे ऐसे, तो चूंकि बढ़ाना है यहीं पे मैं बता देता हूं। ये बीच का भाग ऐसे है, फिर ऐसे उठा हुआ है। चलो देखो, बताने से समझाने से मतलब है, समझते चलिए, देखते चलेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ये पूरा भाग जो है ये काराकोरम श्रेणी का भाग है। किसका? काराकोरम श्रेणी। ये बात याद रखो। ये सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी के रूप में जानते हैं। इसे एशिया की उच्च एशिया का रीढ़ भी कहकर संबोधित किया जाता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग माउंट केटू के रूप में जानते हैं, इसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है।
वैसे आप सबको पता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपको नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो सागरमाथा को नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणियों को 3 भागों में जो विभाजित किया गया है उसे हम बारी बारी से देखते हैं। काराकोरम श्रेणी में ही नुब्रा घाटी, ये बार बार पूछता है, नुब्रा घाटी स्थित है और इसी काराकोरम श्रेणी में दुनिया की सबसे दुर्गम्य सैन्य स्थल सियाचिन ग्लेशियर आपको जो है ये भी स्थित है। ठीक ना, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर के रूप में, हिमनद के रूप में जाना जाता है। यह पूर्वी काराकोरम में स्थित है। ठीक ना, तो ये बातें आप पूर्वी काराकोरम का मतलब ये आपको जो है इस भाग में, आपको यहाँ के आसपास में स्थित है। ये बात आपको याद रखना होगा, जानना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लद्दाख श्रेणी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा हम लोग ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी में आते हैं। यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, यानी ये देखिए जैसे ये काराकोरम हुआ तो उसके दक्षिण में आपको जो है ये काराकोरम और उसके नीचे दक्षिण में आपको कौन है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, लद्दाख। ठीक ना, ये और इसके दक्षिण में आपको कौन है, तो ये आपको जास्कर श्रेणी है। ये 3 पर्वत श्रेणियां आपको, ये तीनों मिलाकर क्या है, तो इन तीनों को ट्रांस हिमालय के नाम से, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से इन्हें हम सब जानते हैं। तो ये याद रखो। इसकी कुल लंबाई, ये कहां है, तो दक्षिण में स्थित है ये बात। इसकी कुल लंबाई 300 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 5800 मीटर आपको मिलेगी। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी तिब्बत में स्थित है, या जो आकोपाई चीन क्षेत्र है उस चीनी क्षेत्र में, आपको आकोपाई क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात आप याद रखिए। कैलाश श्रेणी से ही बेटा आपको जो है कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, या आप कह सकते हैं लद्दाख श्रेणी से ही भारत में सिंधु का प्रवेश होता है। अगली महत्वपूर्ण बातों में हम लोग देखेंगे जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, ये मैंने बताया कि ये जास्कर श्रेणी है। ठीक ना, ये जास्कर श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में और महान हिमालय के उत्तर में आपको स्थित है। अब यहीं से आपको जो है हिमालय, महान हिमालय पर्वत श्रेणी, ये आपको तलवार की भांति दिखेगा। ठीक, तो ये बात आप याद रखिए, देखते चलिए, समझते चलिए, चीजों को करते चलिए, ये आप याद भी रखते चलिए। ठीक ना, तो ये पेन उन चेंज कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, आइए जास्कर श्रेणी के विषय में देखें। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है और लद्दाख जास्कर श्रेणी में ही सिंधु नदी घाटे आपको स्थित है। मैंने बताया ना कि जास्कर श्रेणी ये तिब्बत में आकर बाद में तिब्बत से आपको जो है कि लद्दाख से ही आपको सिंधु नदी जो है कैलाश श्रेणी से मूव करती है, लद्दाख जास्कर में ही आपको सिंधु नदी स्थित है। यानी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में यहीं से आपको जो है सिंधु नदी प्रवेश करती है। सिंधु नदी कैलाश आपको जो है श्रेणी से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक ना, तो ये बातें याद रखो। नेक्स्ट आइए हम लोग दूसरे भागों में, यानी अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले भाग में पढ़ा ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। तिब्बत हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक ना, इन सबके विषय में हम सबने परिचर्चा की। अब हम बातें करेंगे हिमालय पर्वत समूह के विषय में। यह विश्व की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, या इसे ही नवीन मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। नवीन मोड़दार पर्वत के रूप में भी इसे हम सब याद करते हैं। इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर के आसपास आपको बताई गई है और चौड़ाई 240 किलोमीटर आपको इसकी चौड़ाई है। हिमालय 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में है।
इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः हिमाद्री हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी ये 3 पर्वत श्रेणियों के रूप में आपको इसका विभाजन किया गया है, ये बात आप याद रखो। आरो की शानदार श्रृंखला आप सबके लिए उपलब्ध है, आप सब इसे जरूर से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक ना। ये आपके लिए और भी लाभकारी होगी। तो आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको शानदार तरीके से ये चीजें समझ में आएंगे और आप अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखेंगे। तो ये समीक्षा अधिकारी डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा, ये सारी चीजें आपको हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट देखिए, हिमाद्री हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपको मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर तथा ऊंचाई 600 मीटर और औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर के आसपास आपको मिलती है। इसे बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से भी हम सब इसे जानते हैं। ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में फैला हुआ है। यानी जब भारत का मैप आप बनाओगे तो यूं ऐसे, यही नामचा बरवा, ये नामचा बरवा यही है, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। यानी आपको नंगा पर्वत से लेकर, नंगा से लेकर नामचा बरवा तक ये पूरा आपको जो है तलवार के रूप में, हिमालय तलवार जैसी इसकी आकृति है, तो नामचा बरवा तक ये आपको फैला हुआ है, ये बात आप याद रखो। नेक्स्ट, विश्व की अधिकांश पर्वत श्रेणियां आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नांगा पर्वत, नंदा देवी, ये सभी आपको इसी में उपस्थित है, ठीक ना। तो यानी कह सकते हैं कि इस पर्वत श्रेणी में आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऊंची पर्वत चोटी के रूप में इसे हम सब जानते हैं। ये कहां है? तो नेपाल में है, ठीक ना। नेपाल में आपको ये स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा नेपाल में क्या कहते हैं बेटा? तो इसे सागर माथा के नाम से नेपाल में इसे जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित प्रमुख दर्रे कौन है? तो कश्मीर का बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, हिमाचल का बड़ा लाचा सिपकिला दर्रा इसी में है, उत्तराखंड का माना नीति और लिपुलेख दर्रा और अरुणाचल प्रदेश का बोमडिला दर्रा जो है ये आपको इसी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपको आता है, ठीक। तो ये बातें इस तरीके से देख सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच शाम एकदम जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं मात्र 1499 रुपए में ये कोर्स हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। और यदि कोर्स को परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो 7000773452 पर आप कॉल कर सकते हैं और नंबर को ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बैच को परचेज कर सकते हैं। आइए दूसरे में हम लोग देखते हैं लघु हिमालय या इसे मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर और औसत यदि चौड़ाई देखा जाए तो 80 किलोमीटर आपको आता है। भारत का अधिकांश पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र जैसे शिमला, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग ये सभी आपको इसी पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढलान पर स्थित हैं। लघु हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण आपको जो है कि श्रेणियां हैं जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत हिमालय की इसी श्रेणी के अंतर्गत आपको आता है, ठीक ना। महाभारत हिमालय भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आपको आता है।
फिर पंजाल श्रेणी में स्थित दो प्रमुख दर्रे रोहतांग और बनिहाल दर्रा है, ठीक ना। वैसे हाजीपीर दर्रा भी इसी में स्थित है। इसी दर्रे में दुनिया भारत का सबसे बड़ा आपको जो है जौहर सुरंग आपको जो है इसी श्रेणी में स्थित है और इसी श्रेणी के बनिहाल दर्रे में आपको स्थित है। इसकी ढलानों पर कोणधारे वृक्ष पाए जाते हैं तथा छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग के नाम से घास मैदान को जानते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल या पजार के नाम से तथा मध्यवर्ती भागों में इसे दुआर या दून के नाम से, जो देहरादून और हरिद्वार बोलते हो, ये दुआर मतलब हरिद्वार, ठीक ना, हरिद्वार, और दून का मतलब है देहरादून, ठीक ना, देहरादून। ये सभी घास के मैदान हैं और इसे देहरादून हरिद्वार के रूप में हम सब इतिहास के पन्नों में जानते हैं। ये बातें याद रखो। यूजीसी नेट शानदार तरीके से पेपर 1 हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है। मात्र 1999 रुपए में ये कोर्स हमारी संस्था आपको उपलब्ध कराती है और इसे जरूर से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आशा उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आएंगे, चीजें आपको अच्छे लगेंगे और आप सब अपनी तैयारी इसी अनवरत दिशा में जारी रखेंगे। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, यह हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणी मानी जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 से लेकर 1200 मीटर है और चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका विस्तार कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहां तक म्यांमार तक हुआ है, लेकिन भारतीय सीमा में पड़ रहे हैं तो भारत की बातें करते हैं। यह पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में कम चौड़ा, यानी पश्चिम में इसकी चौड़ाई आपको ज्यादा है, यानी पंजाब, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, आपको उत्तराखंड की साइड में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है। शिवालिक हिमालय को जम्मू कश्मीर, जम्मू में जम्मू पहाड़ी और अरुणाचल में दाफला, मीरी, आपको ओबरम और मिसमी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ये बात आप याद रखे रहिए, ठीक ना। तो इसे इन नामों से जाना जाता है। हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको ये क्लास पढ़ाई गई है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी अनवरत रूप में इसी दिशा में आप जारी कर सकते हैं। तो खूब मन लगा के पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, स्वस्थ होके पढ़िए। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब इसी तरह अपनी तैयारी जारी रखे होंगे और चीजें बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए, यह आपको हिमालय पर्वत के नवीनतम भाग है। अब यहीं पे एक विद्वान है जिन्होंने नदियों के आधार पर जो है, नदियों के बहाव के आधार पर हिमालय का विभाजन, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, नदियों के बहाव के आधार पर हिमालय का विभाजन, ये बात लिखना चाहिए था, विभाजन, ठीक। अब देखो, ये इसके आधार पर तो एक विद्वान है सिडनी बुर्राड, ठीक ना। सिडनी बुर्राड जो है, बुर्राड ये कहते हैं हिमालय को नदियों के बहाव के आधार पर 4 भागों में विभाजित किए हैं। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। सिंधु हिमालय कहां से कहां तक, तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का क्षेत्र जो है, इसे सिडनी बुर्राड ने आपको जो है कश्मीर हिमालय के रूप में परिभाषित किया, ठीक ना। इसे कश्मीर हिमालय कहकर संबोधित किया। वहीं सिंधु के बाद यानी सतलज नदी से लेकर काली नदी, जिसे भारत में आपको नेपाल में इसे काली नदी कहते हैं, भारत में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। अयोध्या आपको सरयू नदी के तट पर ही स्थित है। बलिया में यह गंगा में जाकर सरयू मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि सतलज नदी जो है
ये और काली नदी के बीच का क्षेत्र जो है इसे कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। वहीं पे काली नदी यानी सरयू से तीस्ता, ये तीस्ता असम में बहती है, ठीक ना। ये तीस्ता नदी के बीच का भाग जो है इसे नेपाल हिमालय के रूप में जाना जाता है। वहीं असम हिमालय तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र पर्वत यानी नामचा बरवा, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है नामचा बरवा श्रेणी से, तो ब्रह्मपुत्र नदी तक का भाग जो है इसे हम सब असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये आपको हिमालय के विषय में जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एक बार मैंने कवर करने का प्रयास किया, ठीक ना। ये नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं। ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप इन सभी किताबों को पीडीएफ के रूप में परचेज कर सकते हैं। ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर ने यूट्यूब चैनल पर आपको एक एक लाइन करके पढ़ाया है, ठीक ना। तो आप इस श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको चीजें समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से आई होंगी। तो चलिए, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया और एक शानदार श्रृंखला में मिलते हैं पार्ट 2 में। तो जय हिंद, जय भारत, आपको नमस्कार। इसी के साथ आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सब इसी तरह अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें। तो आज की श्रृंखला यहीं तक। चलिए, नमस्कारम, जय हिंद।